students, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Today we are going to start the 14th chapter of class 5th science, and that is about our environment. What is it? Okay, so let's start and learn about our environment today. These days we often hear the term environment. Do you know what the word environment actually means? So students, all the things that surround us are collectively known as the एनवायरनमेंट. वो सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं वो मिलकर क्या बनाती है हमारा एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट के अंदर सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है विच आर अराउंड अस, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, लैंड, बिल्डिंग्स, रोड, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा. ऑल द थिंग्स दैट मेक अप द एनवायरनमेंट. अब वो सारी चीजें जो एनवायरनमेंट को बनाती हैं उन्हें आप कंपोनेंट्स कहेंगे, राइट? अब हमारे एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज बायोटिक एंड द अदर वन इज एबायोटिक. फर्स्ट ऑफ ऑल एबायोटिक एनवायरनमेंट. एबायोटिक एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल and their means of sustenance to different living things. Abiotic environment में ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये living things के लिए क्या है, एक sustenance का जरिया है. जो climatic factors हैं like rainfall, sunlight, wind etc. ये भी क्या करते हैं, living organisms के distribution को affect करते हैं in a particular region. Students, in hilly areas जहाँ पे काफ़ी sunlight and rainfall होता है वहाँ पे हमें एक large variety of plants and animals देखने को मिलते हैं. अनलाइक अ डेजर्ट जहाँ पे बहुत ही लिटिल वेजिटेशन है एंड बहुत ही फ्यू एनिमल्स वहाँ रहते हैं. नाउ बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. एंड जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे अर्थ के जिस पोर्शन पर प्रेजेंट है उसे आप बोलते हो बायोस्फीयर. एंड बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज इंक्लूडेड. ठीक है, लिथोस्फीयर इज लैंड, हाइड्रोस्फीयर इज वाटर एंड अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फीयर वाला पार्ट. नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स भी स्टूडेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसलिए आप इन्हें प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स कहते हो. देन कंज्यूमर्स क्या है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूमर्स हैं बिकॉज ये उस फूड को कंज्यूम करते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया है, इसलिए आप इन्हें हेटरोट्रॉफ्स भी कहेंगे. नाउ फर्दर कंज्यूमर्स 3 टाइप्स के हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ओके, चलो. देन वी हैव डिकम्पोजर्स के अंदर आप माइक्रोब्स को इंक्लूड करते हो लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं एंड उन्हें डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक, एंड देन दे आर रिटर्न टू द सॉइल. आफ्टर दैट देयर आर सर्टेन एनिमल्स लाइक वर्चर्स एंड ईगल्स, ये भी आपके डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं एंड देयरफॉर दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक फूड चेन. नाउ अंडर नॉर्मल कंडीशन, अब स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, वेरियस बायोटिक कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, इनके बीच में एक बैलेंस होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट फूड चेन हमेशा प्लांट्स से स्टार्ट होती है एंड एनिमल्स पे एंड होती है. व्हाई? बिकॉज सभी एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड. ठीक, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. एंड अगर एक भी पार्ट फूड चेन का ब्रेक हो जाता है तो पूरी फूड चेन उससे अफेक्ट होती है. ऑलराइट, सी when plants and animals die, जब plants and animals die होते हैं तो decomposers उनकी डेड बॉडीज को ब्रेक कर देते हैं into nutrients and then they return them to the soil. So इस तरीके से what we see कि जो nutrients बायोटिक फैक्टर्स ने यूज किए थे वो वापस से एबायोटिक एनवायरनमेंट को रिटर्न कर दिए जाते हैं एंड ये साइकिल इस तरीके से अनइंटरप्टेड कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है इन द नेचर. Now see human beings and environment. So students, there is an interdependence. Biotic and जो abiotic components हमारे अर्थ के उनके बीच में interdependence है. कैसे? Human beings आपके environment के ऊपर dependent है for their needs. And with the increase in population, जिस हिसाब से population increase होती है तो ये dependence भी further increase होती जाती है. ठीक है, we are dependent, हम भी environment के ऊपर dependent है अपने basic needs के लिए like water, air, food and shelter. एंड ओवर द ईयर्स ह्यूमन एक्टिविटीज जो है इनकी वजह से काफ़ी सेवरल हार्मफुल चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आई हैं.
ठीक है, देयर इज लेस ग्रीनरी। अब ग्रीनरी काफी कम हो चुकी है बिकॉज मोर एंड मोर फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है इन ऑर्डर टू बिल्ड हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स एक्सेट्रा। अलॉन्ग विद दैट पॉल्यूशन लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, लेस फ्रेश एयर इज देयर नाउ टू ब्रीथ, ऑलराइट। सो और क्योंकि एयर बहुत फ्रेश कम बची है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अलॉन्ग विद दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स की काफी सारी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। वाई? पोल्यूशन, हंटिंग एंड उनके हैबिटेट्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से। Now students, how are human beings, अब कैसे human beings environment की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं? नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन। एज वी नो कि एक लार्ज नंबर पे फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है हाउसेस को बिल्डअप करने के लिए, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जिससे अगेन नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। सेकेंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज वी नो कि मोर एंड मोर फैक्ट्रीज आर बीइंग सेटअप एंड जो प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उससे ह्यूमन लाइफ भले ही कंफर्टेबल होती हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट की क्वालिटी को, ऑलराइट। टॉक्सिक गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में जिससे एयर पोल्यूशन होता है। अलॉन्ग विद दैट जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है जिससे वाटर पोल्यूशन होगा फर्दर। एंड ये पोल्यूशन जो है केवल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही किल नहीं करता बल्कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। यस, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं रोड पर वो भी इंक्रीज हो रहे हैं विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड ड्यू टू दिस हार्मफुल गैसेस, स्मोक एक्सेट्रा ये सभी एयर में रिलीज होते हैं। ये व्हीकल्स केवल एयर पोल्यूशन ही कॉज नहीं करते हैं बल्कि नॉइज पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं थ्रू ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स एंड द साउंड ऑफ देयर इंजन्स। नेक्स्ट, डंपिंग ऑफ वेस्ट। सी वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास बॉटल्स, मेटल कंटेनर्स, ये सभी लैंड पोल्यूशन कॉज करते हैं एंड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो एक्सेसिव यूज होता है उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। नाउ इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। अब इस पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है हेल्थ पर? तो एज वी ऑल नो कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन जिसका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पर, ठीक है। एयर पोल्यूशन आपका अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग कैंसर एक्सेट्रा ऐसी प्रॉब्लम्स को या डिजीजेस को कॉज करता है। फिर इसके बाद वाटर पोल्यूशन आपका कॉलरा, डाइजेंट्री एंड टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। सॉइल पोल्यूशन सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन कम होने लगता है। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट। अब आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट कीजिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाना चाहिए वाटर बॉडीज में डंप करने से पहले। देन थर्ड, फैक्ट्रीज को हमें आउटस्कर्ट्स पर शिफ्ट कर देना चाहिए। फैक्ट्रीज में टॉल चिमनीज होनी चाहिए जो वो भी फिल्टर्स के साथ, सो दैट टू लेट आउट द स्मोक एंड गैसेस। अलॉन्ग विद दैट नेचुरल फर्टिलाइजर्स को प्रेफर किया जाना चाहिए रादर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हमें रीयूज एंड रिसाइकल यूज्ड एंड डिस्कार्डेड मटेरियल्स को जैसे कि न्यूज़पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स वगैरह इन सबको रीयूज या रिसाइकल करना चाहिए इनटू न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स। उसके बाद वी हैव टू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो क्लोथ एंड जूट बैग्स का वी शुड यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। नाउ व्हाट इज रीयूज एंड रिसाइकल? तो रीयूज एंड रिसाइकल किया जाता है वेस्ट के एक्यूमुलेशन को कम करने के लिए, लाइक मेटल, पेपर, क्लोथ, रबर एंड प्लास्टिक, ठीक है, इन लैंडफिल्स। ये मटेरियल्स को आप रीयूज कर सकते हो डायरेक्टली या फिर पहले रिसाइकल करके एंड देन यू कैन रीयूज इट। सी रबर, जैसे कि यूज्ड टायर जो होते हैं उन्हें आप स्विंग सीट, क्लाइंबिंग फ्रेम्स या रबर स्लीपर्स और चप्पल्स की फॉर्म में शेप में कट कर सकते हैं। फिर रबर ट्यूब्स का यूज किया जाता है ज्वेलरी आइटम्स बनाने के लिए लाइक बीड्स, रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स। ओल्ड ट्रक टायर्स को रिसाइकल करके प्लेग्राउंड सरफेसेस बनाए जा सकते हैं, पेंसिल पाउचेस, डायरी कवर्स, ऑलराइट। चलो, आफ्टर दैट वी हैव मेटल ऑब्जेक्ट्स जो आप थ्रो कर देते हैं एज अ वेस्ट, उसे भी रीयूज कर सकते हैं। पाइप, रॉड्स, गेट, इन्हें बहुत चीपली स्क्रैप डीलर से खरीदा जा सकता है। मेटल शीट्स जिसमें होल्स होते हैं उन्हें आप रैक एंड केजेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। क्राफ्ट्समैन जो होते हैं वो भी मेटल स्क्रैप खरीदते हैं और उसको मेल्ट करके फ्रेम, डेकोरेशन पीसेस एंड ज्वेलरी बनाते हैं। उसके अलावा जो खाली एल्यूमिनियम के कैन्स होते हैं उन्हें आप क्लीन करके, शेड करके एंड देन मेल्ट एंड रीशेप करके न्यू कैन्स में डेवलप कर सकते हैं फॉर रीयूज।
इवन न्यू कार्स में भी कुछ रिसाइकल पार्ट्स होते हैं ओल्ड कार्स के। नेक्स्ट इज व्हाट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज ग्रीन हाउस, यू कुड सी। क्या होता है ग्रीन हाउस? एक स्मॉल हाउस जो ग्लास का बना होता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए इन द विंटर्स। अब एक्चुअल में ग्लास क्या करता है, एक ग्लास जो है सन की हीट को ट्रैप कर लेता है एंड उसको ग्लास वॉल से बाहर एस्केप आउट होने से प्रिवेंट करता है। सो इस तरीके से इसके अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उनको एक वार्म एनवायरनमेंट मिलता है टू सर्वाइव इन द विंटर्स, राइट। अब स्टूडेंट्स, कुछ गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में भी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, जो कि सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंड उसको बाहर वापस जाने से रोकते हैं। अब ये गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं एंड ये गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ द नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस होता है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का, उसको वार्म रखने का, उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। Now, greenhouse gases, as I told you, carbon dioxide, nitrous oxide, methane, water vapor, all of these are greenhouse gases only, जो कि सन की infrared rays को, ठीक है, या फिर जो infrared radiation होती हैं उनको ट्रैप कर लेता है, emitted by the earth, ठीक है, when it cools at night, emitted by, yes, ठीक है, चलो, then दिस कॉजेज अ राइज इन टेम्परेचर। इन्हीं गैसेस से क्या होता है, फिर हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज होने लगता है अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि सन की हीट जो अंदर आ चुकी, ट्रैप हो चुकी, वो वापस नहीं जाती बैक इनटू द स्पेस ड्यू टू दीज ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे एक ग्रेजुअल इंक्रीज हमारे अर्थ के टेम्परेचर में होता रहता है एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सी कार्बन डाइऑक्साइड, सो फॉर द लास्ट 100 ईयर्स जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वो बहुत स्टेडली इंक्रीज हो रहा है एंड मेन रीजन क्या है उसका, दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, जो कि हमारे अर्थ के लंग्स है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्दर लेवल इंक्रीज हो रहा है उससे हीट ज्यादा ट्रैप हो रही है एंड एक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज मीथेन। मीथेन एक नेचुरल गैस है जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स के थ्रू रिलीज करी जाती है अपॉन डाइजेशन इनटू द एटमॉस्फेयर। एनिमल वेस्ट और मेन्योर को भी एज अ फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं, जिससे ज्यादा मीथेन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में एंड ऑल्सो मीथेन बॉम्ब्स अवर प्लैनेट। वाटर वेपर अराउंड 35 to 75% ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन हीट को ट्रैप करता है एंड इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, ये आपके वो केमिकल्स है जो कॉमनली रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड बहुत सारे अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज किए जाते हैं। नाउ दीज केमिकल्स, ये केमिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म अप करते हैं एंड ये चीफली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डैमेज के लिए। नाउ वी कम टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेज, एज आई टोल्ड यू, सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है एंड इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। नाउ इन द लास्ट 100 ईयर्स जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हुआ है एंड नेक्स्ट सेंचुरी में इट में राइज बाय 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। इससे क्या होगा, हमारे वेदर एंड क्लाइमेटिक पैटर्न्स में स्टूडेंट्स एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स? ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या है? नंबर 1, क्लाइमेट चेंज होता है, पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है, ओशियंस का वाटर लेवल इंक्रीज होगा एंड कोस्टल एरियाज पे फ्लड्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन इफेक्ट्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के क्या एफर्ट्स आप ले सकते हैं? नंबर 1, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ओके। प्रोडक्ट्स को रीयूज एंड रिसाइकल करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स का यूज आपको जुडिशली करना है। पूलिंग कार एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओके। कंप्यूटर्स, टेलीविजन एक्सेट्रा, ये सभी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, यू शुड स्विच देम ऑफ व्हेन दे आर नॉट इन यूज एंड मेकिंग मिनिमम यूज, ठीक है, उन चीज़ों का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे केमिकल्स रिलीज करती हैं इनटू द एयर, उनका हमें मिनिमम यूज करना है। सी ग्लास जो है, ग्लास आपका 100% रिसाइक्लेबल है एंड इसको आप रिपीटेडली यूज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, the chapter is completed. That's all for today and I hope you must have understood it. So let's meet very soon. Till then, take care of yourself, keep learning well, and thanks to everyone.